ये पहला चैप्टर है स्रोत का। स्रोत। आपको पता है कि इतिहास में जब आप जानते हैं दो प्रकार के स्रोत होते हैं। हालांकि वर्तमान में अगर आधुनिक भारत के संदर्भ में देखें तो स्रोत का प्रकार तीन हो जाता है, जो यहाँ पर संलग्न नहीं है। लेकिन जब हम लोग इसको जब आधुनिक भारत में पढ़ते हैं तो वहां पे जहां भी आवश्यकता पड़ता है उसको भी इनकॉर्पोरेट करते हैं। तो वो स्रोत जो तीसरा स्रोत है वो स्रोत होता है डिजिटल स्रोत। डिजिटल, जो आपका वीडियोग्राफी है या भाषण होता है, जो डिजिटल स्रोत। लेकिन प्राचीन मध्यकालीन भारत और 20वीं शताब्दी के पहले तक जो है आप देखेंगे तो दो ही प्रकार के स्रोत है। एक होता है आपको पुरातात्विक स्रोत और दूसरा होता है साहित्यिक स्रोत। एक है पुरातात्विक और दूसरा है साहित्यिक। अब पुरातात्विक स्रोत आप सबको पता है, पुरातात्विक स्रोत पे क्या होता है। तो पुरातात्विक स्रोत वो होता है जो हमें उत्खनन से प्राप्त होता है, या जो स्मारक है, भवन है, या जो मुहरे हैं, जो बर्तन हैं, मृदभांड हैं, कपड़े के साक्ष्य हैं, या तमाम तरह की चीजें जो हैं जो आपको मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाता है, चाहे रहने के संदर्भ में हो, चाहे जो भी आपका कब्र वगैरह सारी चीजें हो जाती है। इसको उन्होंने बांटा है, इसका अन्वेषण, उत्खनन, पुरालेख विधा, एपिग्राफी, मुद्रा शास्त्र और स्मारक। तो ये इसका एक से मैं आपको ये सिलेबस और क्वेश्चन इसलिए डिस्कस कर रहा हूं कि सिलेबस का कलेवर अलग होता है और उस सिलेबस से जो क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन अलग प्रारूप का होता है। तो जब तक हम मैं दोनों को मिला करके सिलेबस नहीं समझेंगे, क्योंकि होता क्या है कि आखिर पहले टॉपिक में स्रोत में हमें पढ़ना क्या है और स्रोत पे कैसे चीजों से क्वेश्चन बन सकता है, तो ये समझने के लिए उसको देखना, और क्या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं, तो ये समझने की आवश्यकता है। साहित्यिक स्रोत जो है ये दो प्रकार, दो भाग में होता है। एक होता है स्वदेशी स्रोत और एक होता है विदेशी स्रोत। स्वदेशी स्रोत में भी क्या है, तो प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत। अब प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत क्या है। प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत, बड़ा सिंपल सी बात है। आप लोगों ने मेगास्थनीज का नाम सुना है। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज का नाम सुना आप लोगों ने। मेगास्थनीज, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो आ करके चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता है और उसने इंडिका की रचना की। फाइन। लेकिन आपको पता है कि अब मेगास्थनीज की वो रचना प्राप्त नहीं है, वो गायब हो गई, वो गुम हो गई, वो खत्म हो गई। फिर क्या हुआ, तो उस किताब को पढ़ करके उसके उद्धरण बाद के इतिहासकारों के पुस्तक में मिलते हैं। प्लिनी है, आपका प्लूटो है, आपका प्लूटार्क है, डेरियन है, डायोडोरस है, एरियन है, जस्टिन है। फाइन। तो प्राथमिक जो इतिहासकार होता है वो होता है जो वहां पर मौजूद होता है, जो उस काल में रह करके लिखता है। और द्वितीयक होता है जो उसके आधार पे बाद में इतिहास की रचना करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप देखेंगे तो इतिहास में हमारे पास जो प्राथमिक इतिहास और द्वितीयक इतिहास है, जब तक इसके अंतर को नहीं समझेंगे, क्योंकि प्राथमिक इतिहास है उसके लिखने का उसका संपर्क अलग हो जाएगा, उसका बाद का जो लेखक आएगा उसका विश्लेषण अलग हो जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर कविताएं हैं, विज्ञान साहित्य है, साहित्य है, क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य है, धार्मिक साहित्य है। तो ये सारे पार्ट है जो आपको साहित्यिक स्रोत पे है। और विदेशी वर्णन में है यूनानी, चीनी और अरबी लेखक। फाइन। यूनानी, जैसे यूनानी लेखक में सिकंदर के समय से लोग आते हैं, अनसिक्रेटस है, नियार्कस, एरिस्टोबुलस है। फिर उसके बाद में तमाम मेगास्थनीज है, प्लूटार्क आपका, फिर ये जो एरियन, जस्टिन, डायोडोरस, ये सारे हैं यूनानी लेखक है। चीनी में आपको पता ही है, दो तीन नाम तो आपको याद होगा। एक तो है फाइयान है, वेनसांग है, इत्सिंग है, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है। अरबी लेखक में भी अल मसूदी है, और वो तमाम तरह के लेखक है जो कि आपको क्या कहते हैं, तो अरब क्या कहते गुप्त काल के अंत में गुप्तोत्तर काल और आरंभिक मध्यकाल में आते हैं। ठीक है। तो ये तो एक सिलेबस है पहला स्रोत का, जो बहुत सिंपल सा है कि भैया स्रोत दो पार्ट में बटा होता है और उसके आधार पर हमें यह देखना होता है कि क्वेश्चन क्या बन रहा है। तो आप उससे निकाल सकते हैं कि क्वेश्चन कहां से पूछेगा। फाइन। तो देखिए, सबसे पहले जो पहला सवाल है ये 2023 में 22 पे पूछा है। ठीक है। तो पहला जो सवाल है इसमें,
22 वाला, कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में विदेशी विवरण के कुछ लाभ हो सकते हैं, परंतु इनमें कतिपय कमियां भी थी। मतलब सिंपल सी बात है कि ये क्या है कि विदेशी विवरण के लाभ और दोष पे, जो कि एक क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको पता है मेगास्थनीज ही है, तो मेगास्थनीज के विवरण में बहुत सारी चीजें हैं जो अन्य उस समय के जो प्राथमिक इतिहास है, जैसे कौटिल्य का इतिहास है, उससे अर्थशास्त्र है, उससे मैच नहीं करता है। तो यहां पे क्या है, तो एक ही आप देखिएगा कि लगातार है, तो ये विदेशी जो विवरण है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदेशी विवरण क्यों इंपॉर्टेंट है? पहले स्रोत में, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो हमारे यहाँ जो हमारे यहाँ जो लेखक होते थे, उनके लिखने का तरीका अलग होता था, उनका पैटर्न अलग होता था, और जो विदेशी होते थे उनका लेखन अलग होता था। अगर आप सबों से हम पूछे एक छोटा सा सवाल कि भारत में कौन सा साहित्य है जिसे प्रथम ऐतिहासिक साहित्य होने की मान्यता प्राप्त है, जो इतिहास की परंपरा पे लिखा गया, पहला पुस्तक कौन सा था भारतीय द्वारा लिखा हुआ? पहला पुस्तक जो किसी भारतीय ने लिखा था, जो प्रथम वो पुस्तक जो इतिहास की परंपरा पे आधारित था, पहला पुस्तक। इतिहास की परंपरा क्या होता है? तो इतिहास की परंपरा होता है कि जैसे देखिए हमारे यहाँ तो प्राचीन काल से पुस्तक है, वेद है, तमाम तरह के कालिदास की रचनाएं हैं, आपको अर्थशास्त्र है, पुराण है, महाभाष्य है, अष्टाध्यायी, ये तमाम किताबें हैं। लेकिन ये देखिएगा ये सभी किताब का प्रसंग अलग अलग है। कोई धर्म का किताब है, कोई साहित्य का किताब है, कोई लौकिक आपका मनोरंजन के लिए लिखा गया किताब है। लेकिन पहला किताब जिसमें काल क्रम को ध्यान में रखा गया है। इतिहास क्या होता है कि इतिहास में चीजों को एक सीक्वेंस में बताया जाता है। बताइए कौन सा किताब है? नहीं। वेल ट्राई पूजा, वेल ट्राई। और भी लोग ट्राई करिए। अमित, एक किताब है, आप देखेंगे सिलेबस में आगे भी आएगा, एक किताब है जो आप लोगों ने इसका नाम सुना है, कलहन का। कलहन, कलहन जो है, कलहन का किताब है राजतरंगिणी। वो पहला किताब है भारत में जो ऐतिहासिक परंपरा पे लिखा गया है, पहला किताब कलहन का राजतरंगिणी। और ये किताब देखिए, ये किताब कलहन का जो राजतरंगिणी है, राजतरंगिणी, ये किताब लिखा गया है 12वीं शताब्दी में, 12वीं शताब्दी। और 12वीं शताब्दी जो है ये मध्यकाल का प्रसंग है। 12वीं शताब्दी कालक्रम में जाइएगा तो 12वीं शताब्दी मध्यकाल में आता है। लेकिन इतिहास में आप देखिएगा एंशिएंट हिस्ट्री के भी सेगमेंट में, खंड कौ में भी कलहन पे लगातार क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये जो स्रोत वाला एस्पेक्ट है ये यहां पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो एक तो है स्रोत में विदेशी विवरण, इस पे काफी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आप देखेंगे कलहन, ये काफी इंपॉर्टेंट। हम लोग जब ये सब ऐसे आप लोग तो लिखते चलिएगा कि स्रोत वाले सेगमेंट में अभी तक के हिसाब से क्या क्या चीजें हैं जो सेगमेंट इंपॉर्टेंट, तो यही होगा। तो इसी से हमारे और आपके, देखिए क्लास में सबसे बड़ी बात क्या होती है कि हमें एक अपना रास्ता बनाना है। इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा है। यूपीएससी में अगर आप जब एग्जामिनेशन हॉल में जा रहे हैं, अगर आपको क्वालिफाई करना है तो आपको इस तरह की तैयारी करनी है कि आप पेपर के 80% को सॉल्व करने के स्थिति में रहिए कि कोई भी क्वेश्चन पूछो हम लिखेंगे, इस टाइप। तभी आप बेहतर लिख पाइएगा।